डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राज्य को इनकी बुरी नीयत से बचाना जरूरी। बिहार को दी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल को देंगे विकास परियोजनाओं का उपहार। दुर्गापुर में तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी तमाम विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया गिरफ्तार। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर सुबह से चल रही छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली राहत। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा का हमला, कहा अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों की जांच पर क्यों है ऐतराज। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को धमकी देने पर लगाई लताड़। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ किया। समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग दरभंगा, धलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। वहीं पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव इंफ्रा का, भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को मोतिहारी गांधी मैदान से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है, ऐसे में विकसित बिहार बनना ही होगा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल में बिहार को दी जाने वाली विकास राशि में कितना फर्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस राजद बिहार से बदला लेने की राजनीति करते थे, जिसे एनडीए ने खत्म कर दिया है। बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने NH 319 की मोहनिया से परारिया खंड का लोकार्पण किया। इसके अलावा आरा में बनने वाले बाईपास का शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया। और हाल ही में अमेरिका में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में भारतीय दल की शानदार उपलब्धियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में अपनी टीम के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत हम लगभग 3,000 खिलाड़ियों को आज से ही 36 की तैयारी के लिए 50,000 रुपया प्रति माह देकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स में से भी खिलाड़ियों को चयन करने की प्रक्रिया हमने आगे ली है और इसका परिणाम भी आया है। चाहे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियाड खेल हो, हमें मिलने वाले पदकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। परंतु एक लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 2036 में जब भारत में ओलंपिक खेला जाएगा तो भारत 1 से 5 की तालिका में होगा। जो आज 15 तक हमारा नंबर नहीं है, वो 1 से 5 में आएगा। और ओलंपिक का उपयोग कर खेल की उत्कृष्टता को सस्टेन तरीके से मेंटेन करने के लिए भी मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूं, हमारे खेल मंत्री ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक कार्य योजना बना रहे हैं कि 36 के बाद ये तालिका में हम ऊपर ही जाए, कभी नीचे ना आए। इसके लिए खेलों को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था, हर खेल में कितनी आयु वर्ग के बच्चे को सिलेक्ट करना, इसकी ट्रेनिंग कब शुरू कर देना, ये सारा वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कोई सिद्धि बताने का फोरम नहीं है, सरकार के प्रयास का वर्णन करने का भी फोरम नहीं है। अगर आप सब खेलते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि खेल के लिए इस देश में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, बहुत अच्छा आपको मंच मिलने वाला है। और जब आप खेलना बंद करोगे, खेलना तो स्वभाव होता है, व्यक्ति जीवन तक खेलता रहता है, मगर प्रोफेशनली खेलना बंद करोगे तब भी कोच के लिए आपके पास अपार संभावनाएं जनरेट करने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, गृह मंत्री ये नाते और गृह मंत्रालय की ओर से और देश भर की जनता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं 29 में हम दूसरे तीसरे के लिए लक्ष्य रखकर न रखें। 29 में हमारा पराक्रम ऐसा हो कि पूरा देश हम पर गौरव करे और ये पदक तालिका में आगे जाने की जो हमारा प्रयास है वो हमारी हमेशा की आदत बने। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अमेरिका में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में भारतीय दल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में टीम के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों को गांव तक पहुंचाने की कार्य योजना पर सरकार लगातार काम कर रही है। खबरों में आगे बात कर रहे थे हम प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी जनसभा में पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताया कि योजना के तहत चिन्हित जिलों में किसानों की मदद की जाएगी। उनकी उपज और आमदनी बढ़ाने के लिए संपूर्णता से काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब
2.25 करोड़ किसानों को होगा। इससे पहले मोतिहारी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला केस में आज सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चैतन्य बघेल को रायपुर ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। उन्होंने जांच में सहयोग करने की भी बात की। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के शिकोहपुर में भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके जीजा को परेशान किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन सस्ती दर पर खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पर बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपों को सही पाया है तो उनको इसका सामना करना चाहिए। 2009 से 14 के बीच में मैं अपोजिशन का एमपी था। बीकानेर में ये आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दर पे खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आम चर्चा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो लोकसभा में उस समय भी मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही हैं, हमें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको फेस करना चाहिए ना ईडी को। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी के एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने खुलकर विरोध जताने को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बेवजह अपने बहनोई का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मामले में कांग्रेस नेता पर संलिप्तता और मिलीभगत का आरोप भी लगाया। चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसने मात्र 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को हड़पने का काम किया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख है, वो 58 करोड़ की डील करते हैं। दूसरी तरफ यही काम जो है, यही काम करने का आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 50 लाख के एवज में 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी एजेएल की। तो ये 1-2 का 4-4-2 का 1 में पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनएफडीसी के कैंपस में
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। IICT संस्थान AVGCXR सेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा, यानी देश एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर में दुनिया का एक बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की आउटकम रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, IICT के जरिए विदेश से बेहतरीन तकनीक भारत में लाने का प्रयास रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि IIT और IIM के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज़ बने, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी आज के क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजीज़ भी भारत से बने। उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ IICT की कल्पना की गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह कैंपस भारत में सबसे अच्छे कैंपस में से एक होगा। IICT के लिए 400 करोड़ रुपीस का बजट ऑलरेडी एलोकेट हो गया है। 400 करोड़ रुपीस का बजट ऑलरेडी एलोकेट हो गया है और जो फिल्म सिटी में ज़मीन है उसके ऊपर किस तरह से IICT का एक बड़ा कैंपस बनेगा। आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दी आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशंस in good detail at least 2 times personally I have seen, and teams have gone through that multiple times. It's going to be one of the finest campuses in our country, I can assure you that. कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सम्मान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने PM के विजन को पूरा किया है। जैसा कि हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं एक कार्यक्रम में ये मंशा जाहिर की थी कि एक ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करे जो क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई दिशा दे। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उसे बहुत ही यशस्विता के साथ मुंबई में संपन्न किया और उसकी एक वैश्विक गूंज भी हम लोग सुन रहे हैं। और हम आपको बताते हैं, हाल ही में अमेरिका में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में भारतीय दल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में टीम के सम्मान समारोह को संबोधित किया। उपस्थित श्रीमान तपन टेका जी, निदेशक सूचना ब्यूरो, श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, भारत सरकार के विभिन्न बलों के DGP और आज जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेस और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए हैं, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए
आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने एक से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आना होगा। उस वक्त हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई ना कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहां खेल होंगे तो ये 591 का जो आपका रिकॉर्ड है और 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ देंगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर प्रोत्साहन राशि भी 4,38,85,000 रुपए की दी गई है। ये प्रोत्साहन राशि में राशि का महत्व नहीं है, सरकार का खेलों के प्रति रुझान वो महत्वपूर्ण है। और पहले कभी पुलिस एंड फायर गेम्स को देश में बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। हमने हिस्सा लेने की शुरुआत भी 2007 से करी, परंतु ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। हिस्सेदारी की दृष्टि से सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 10,000 खिलाड़ी जहां करीब करीब हिस्सा लेते हैं, वो खेलों में देश का प्रदर्शन पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के लिए बड़े गौरव का हिस्सा होता है। मैं आज ही गृह मंत्रालय में निर्देश देने वाला हूं कि पराक्रम जो आप लोग कर आए हैं, इसकी प्रसिद्धि भी होनी चाहिए और देश की जनता को इसका ढंग से समाचार भी पहुंचना चाहिए। और पुलिस के अलग अलग बलों से जो खिलाड़ी निकले, उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इस सब में हिस्सा लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु अब हमारा ध्यान 29 पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह खेल के साथ जुड़े हमारे सभी बल के अधिकारियों को और खिलाड़ियों को
29 के खेलों का लक्ष्य बनाकर हमने आगे चलना पड़ेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और केवड़िया, ये 3 हिस्सों में बांटकर ये प्रतियोगिताएं होने वाली है और एक वैश्विक मंच पर, खेलों के वैश्विक मंच पर जब भारत जा रहा है, इस वक्त भारत के खिलाड़ी इसमें जरूर इस प्रकार का प्रदर्शन करें कि वहीं से चर्चा हो कि भारत में खेलों के लिए बहुत पोटेंशियल पड़ा है। और 36 में हम ओलंपिक के लिए भी बिड करने वाले हैं, कॉमनवेल्थ के लिए भी हम बिड कर चुके हैं और एशियाड के लिए भी फिर से बिड कर चुके हैं। ये सारी श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय खेलों की भारत में लाने का प्रयास करने का मकसद ये है कि खेल हमारे देश की जनता का स्वभाव बने और सिर्फ जनता का नहीं, देश के विभिन्न अंग उपांगों में भी, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, उसमें भी खेल एक नेचर बनना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। यहीं से हार को हजम करने की आदत पड़ती है और यहीं से जीत को प्राप्त करने का जुनून भी मिलता है। अगर जो बच्चा खेलता नहीं है वो हार से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जो बच्चा हार कर जीत का संकल्प नहीं लेता है उसको जीतने की आदत नहीं पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको विश्व के कोई सिलेबस में सिखाया नहीं जाएगा, वो सीखने की एक ही जगह है, मिट्टी, खेल का मैदान, और वहीं पर ये मन की रचना होती है और वहीं पर हमें जीतने की आदत पड़ती है। और धीरे धीरे ये स्वभाव हमारे युवाओं का बनना चाहिए। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, इसको भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व स्तर के कोच और हमारी फोर्सेस में जितने भी मेडिकल के टीम है, उनको खेलों से जुड़े रोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, ये दोनों हमें बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की जरूरत है। और कोच हायर करने के लिए मैंने आज सुबह ही खेल मंत्री जी से बात करा है, वो AIPSCB को जरूर भारत सरकार की ओर से मदद करेंगे कि जिसमें हमारे पुलिस और अग्निशमन के खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे कोच उपलब्ध कराए जाए। परंतु यहाँ हम सर्विस रूल में भी थोड़ा रिलैक्सेशन देने वाले हैं, रिक्रूटमेंट में भी थोड़ा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। परंतु यहाँ जो सारे CAPF के मुखिया बैठे हैं, अलग अलग बल के DG हैं, उनको मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। कौन हिस्सा लेगा, कौन इतना आगे निकल जाएगा, कौन जीत कर आएगा, वो एक अलग विषय है, मगर हर एक पुलिस कर्मी के लिए खेल स्वभाव बनना चाहिए। हर एक पुलिस के अधिकारी के लिए खेल स्वभाव बनना चाहिए। पुलिस अधिकारी की सुबह अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ परेड से होनी चाहिए और शाम अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ खेलकर होनी चाहिए। ये आदत अगर हम डाल देते हैं तो ढेर सारा तनाव जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण जनरेट होता है, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और हमारे काम में भी बेहतरी आ जाएगी। पिछले वर्ष में गृह मंत्रालय ने कुछ निर्णय भी लिए हैं। प्रतिदिन खेल अभ्यास की व्यवस्था स्ट्रक्चर तरीके से करना, खेलों का चयन जवानों की आयु के हिसाब से करना, प्रतिभा की पहचान के लिए भर्ती नियमों में बदलाव करना, हर बल में कम से कम 25 आउटडोर खेलों की टीमों का गठन करना और CAPF की संयुक्त टीम बनाकर देश के हर राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की जैसे टीम होती है, हरियाणा की कुश्ती की टीम होती है, हरियाणा की हॉकी की टीम होती है, हरियाणा की मतलब गुजरात की क्रिकेट की टीम होती है, इस प्रकार से CAPF की टीम को
आयोजित हुए 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारतीय दल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए टीम को बधाई दी और खेलों को गांव तक पहुंचाने की कार्य योजना पर सरकार लगातार काम कर रही है, ये भी कहा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार। न्यूज नाइट में सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे।